Good morning, everyone. Today, we are going to start the first chapter of the civics of the class 10th, that is power sharing. In this chapter, we will do the case study of the two countries, first one of Belgium and second one of Sri Lanka. And after that, we will study about the reasons that why power sharing is needed and why power sharing is desirable. And in the last, we will do a last topic, that is the forms of power sharing or the types of power sharing. All these topics we will study in this chapter. Now let's start with the story of the Belgium. Story of Belgium. Belgium is a small country in Europe with a population of over 1 crore, about half the population of Haryana. बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का भी हाफ है. Of the country's total population, 59% speak the Dutch language, 40% of people speak French and the remaining 1% speak German language. बेल्जियम के टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है, 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है. लुक एट द मैप बिलो टू नो द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम. अब हम एक मैप को देखते हैं बेल्जियम के लैंग्वेज वेरिएशन को जानने के लिए. इस मैप में ये ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है यहाँ पे, और ये रीजन फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल जो है वो रहते हैं. ये रीजन वैलून रीजन है जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो रहते हैं, और ये जर्मन स्पीकिंग एरिया है. इस एरिया में वो लोग जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं. The minority French-speaking community was rich and powerful, so they got the benefit of economic development and education. Minority French-speaking community जो कि total population का 40% है, उस वो community rich है, powerful है और उनको पूरी की पूरी country की economic development के और education के benefits जो हैं वो मिले हैं. This created tension between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and the 1960s. उनके रिच और पावरफुल हो जाने की वजह से टेंशंस क्रिएट हुई हैं डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में 1950s और 1960s में. So this is about the ethnic composition of the Belgium or the social composition of the Belgium. Now we are moving to the solution of the problem, that how the Belgium government or how in the Belgium the problem of the social composition or the social complexity was resolved by the government, that is the accommodation in Belgium. In Belgium, the government handled the community difference very well. Belgium में Belgium government ने ये community differences को और उनकी communities के बीच में जो differences थे, जो conflicts थे, उनको सुलझाने के लिए एक बहुत अच्छा step जो है और तरीका जो है वो अपनाया था. Between 1970 and 1993, Belgian leaders amended their constitution 4 times and came up with a new model to run the government. 1970 से लेके 1993 के बीच में बेल्जियम लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट उसमें किए हैं और अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक नया मॉडल उन्होंने सेटअप किया है ताकि उनकी जो सोशल कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम है, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो सुलझाई जाए. फर्स्ट स्टेप, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स. हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप जो बेल्जियन गवर्नमेंट ने लिए हैं अपनी एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, वो ये हैं. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला स्टेप जो वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. अगर किसी स्पेशल लॉज को अगर पास करना है तो उसके लिए हर कम्युनिटी जो है, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है, उसकी मेजॉरिटी और उसकी वोटिंग जो है वो नेसेसरी होगी. थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, चाहे फिर वो जर्मन स्पीकिंग हो, वो कोई डिसीजन अकेले ना ले सके. सेकेंड स्टेप इज दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट की गई थी बेल्जियम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह के काम नहीं करेंगी. थर्ड स्टेप्स, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रुसेल्स जो होगा, जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर, जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, वो इक्वल नंबर्स में होंगे. And the last step we have is, apart from the central government and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live.
फर्स्टली बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेकेंडली वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, और थर्ड वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी उसको वो लोग इलेक्ट करेंगे जो किसी ना किसी लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। डच स्पीकर्स अपने लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच स्पीकर्स अपने लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से जर्मन स्पीकिंग लोग अपने लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट करेंगे, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में किसी भी रीजन में क्यों ना रह रहे हो। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी ये अपनी हर जो लैंग्वेज के, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के साथ जो है डील करेगी। So these are the 4 steps that are taken in Belgium to solve the problem of the social complexity. The Belgium model was very complicated, but it had to avoid civic strife between the two major community. जो बेल्जियम मॉडल था, अगर हम देखें और समझने के लिए आम आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लोगों के बीच में जो दोनों तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो स्ट्राइफ्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी उनके बीच में, इसने उनको सॉल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की है। हमने इस टॉपिक में हमने बेल्जियम की प्रॉब्लम को स्टडी किया कि बेल्जियम की सोशल कॉम्प्लेक्सिटी की क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में कैसे स्ट्राइफ्स और कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है राइज हुए, और उसके बाद बेल्जियम गवर्नमेंट ने उसको सॉल्व आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। पहला उन्होंने लिया कि वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पहला स्टेप्स जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने लिया था वो ये था कि वहाँ पे बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज के लिए, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है दिया जाएगा। सेकंड जो है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट फ्लेमिश रीजन और वैलोन रीजन दोनों रीजन्स के लिए अपना अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगी। थर्ड वन इज थर्ड वन वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे अलग गवर्नमेंट होगी, और इस ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है रीजन की, वहाँ पे भी दोनों कम्युनिटीज डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों से जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए जाएंगे। जो चौथा स्टेप उन्होंने लिया वो था हमारे पास कम्युनिटी गवर्नमेंट का, कि इनके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी तीनों लैंग्वेजेस के लिए, फ्रेंच के लिए भी, डच के लिए भी और जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए भी, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लोगों के जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व आउट करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियम स्टोरी। Now let's start with the story of the Sri Lanka. Story of Sri Lanka. Now let's take the situation of another country, श्रीलंका। अब हम एक और दूसरी कंट्री के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, वो कंट्री है श्रीलंका। इट इज एन आइलैंड नेशन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़, अबाउट द सेम एज हरियाणा। जो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन ये किसी भी कंट्री के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, और जिसकी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है, जो कि सेम है जितनी की हरियाणा की पॉपुलेशन है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी वही सेम सोशल कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं रहते हैं। The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%। श्रीलंका में जो मेजर जो बड़े 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट वन वो पहला जो है वो है सिन्हाला स्पीकर्स जो कि टोटल पॉपुलेशन का 74% है, और जो दूसरा है वो है तमिल स्पीकर्स जो कि टोटल पॉपुलेशन का 18% है। Among Tamils, there are 2 subgroups, Sri-Lankan Tamils and the Indian Tamils। और उसके बाद अगर हम फर्दर डिवीजन करते हैं तो इन 18% का तमिल्स में से 2 तरह के तमिल्स हैं, 2 सब ग्रुप्स हैं। एक है श्रीलंका के तमिल्स और दूसरे हैं इंडिया के तमिल्स। यू कैन सी द मैप बिलो टू नो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन श्रीलंका। हम इस मैप में अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे इस पॉपुलेशन को डिवाइड वहाँ पे किया गया है। ये रीजन है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिन्हाला जो कि नेटिव्स हैं श्रीलंका के, वो इस रीजन में रहते हैं। इन दिस रीजन हियर आर द श्रीलंकन तमिल्स रिजाइडिंग, और इस रीजन में ये जो ब्राउन वाला है यहाँ पे जो है इंडियन तमिल्स रहते हैं, और ये जो छोटे छोटे स्पॉट आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मुस्लिम्स रहते हैं।
In Sri Lanka, the Sinhala communities enjoyed the bigger majority and imposed its will on the entire country. श्रीलंका में जो हमारे पास जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है सिन्हाला कम्युनिटी, और वो मेजोरिटी में है, इस वजह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी विल जो है बाकी सारी कंट्री पे और दूसरे जो कॉम्पोजिशन है, चाहे फिर वो तमिल्स हैं, चाहे फिर वो इंडियन तमिल्स हैं और श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनके ऊपर वो अपनी विल जो है इम्पोज करते हैं। नाउ अपनी इस श्रीलंका की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए श्रीलंका में क्या स्टेप्स लिए गए, डेट इज द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया गया। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। सबसे पहले श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से 1948 में। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन द मेजोरिटी, सो दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। वहाँ पे क्योंकि जिस टाइम पे श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, और इस वजह से जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों द्वारा ही की गई। दे ऑल्सो फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और जब ये सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट पावर में आती है, ये प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जिसमें ये बताया गया कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं वही उनको ही यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशंस मिलेगी, उनको ही गवर्नमेंट जॉब्स में जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जब इस तरह के मेजर्स श्रीलंका के गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए या लिए गए, तो इससे एक एलियनेशन की जो फीलिंग है, मतलब एक अलग होने की, अलगाववाद की जो फीलिंग है, वो श्रीलंका के जो तमिल्स थे उनके अंदर जो है वो इंक्रीज होने लगी या बढ़ने लगी। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। श्रीलंका के तमिल अब ये महसूस करने लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो हमें ना तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देंगे और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जॉब्स देने में भी, और दूसरी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो देने में भी, और हमारा जो इंटरेस्ट है यानी श्रीलंकन तमिल्स का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा है। ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकम पुअर। और इस रीज़न की वजह से, उनकी जो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी है, इसकी वजह से जो रिलेशन था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में वो और ज़्यादा खराब हो गया। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उन्होंने इस सिचुएशन को देखते हुए पार्टीज और स्ट्रगल्स जो हैं वो लॉन्च किए, किस चीज़ के लिए कि तमिल जो है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है श्रीलंका की बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, यानी श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो ये चाहते थे कि हमें श्रीलंका के अंदर अपने श्रीलंकन्स के बेनिफिट्स के लिए कुछ रीजनल ऑटोनॉमी और ज़्यादा रीजनल फ्रीडम जो है वो दी जाए। फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और एजुकेशन और जॉब्स के लिए हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जितनी कि सिन्हालास को दी जा रही हैं। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी सारी की सारी, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हो, चाहे वो रीजनल ऑटोनॉमी के लिए हो, चाहे वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो, ये सारी की सारी डिमांड जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बार बार जो है वो डिनाई की हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। ये जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, ये धीरे धीरे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में बढ़ गया, और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है कंट्री में जब कंट्रीज़ के अंदर दो मेजर ग्रुप जो है उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, काइंड ऑफ वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और वो इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं कि वो एक वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो कंट्री में अपीयर हो जाती है। As a result, thousands of people from both communities have been killed। और इस सिविल वॉर की वजह से जो श्रीलंका में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में चल रहा था, दोनों साइड के तकरीबन थाउजेंड्स जो लोग हैं वो इसमें जो है मारे जाते हैं। Many families were forced to leave the countries as refugees and many more lost their livelihoods। इस सिविल वॉर की वजह से बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो अपनी कंट्री छोड़कर कहीं दूसरे कंट्री में चले जाते हैं एज रिफ्यूजीज, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपनी आजीविका वो इस सिविल वॉर में खो देते हैं। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 एंड कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और फाइनली ये जो सिविल वॉर है श्रीलंका में 2009 में खत्म होता है, और इससे एक टेरिबल सेटबैक मिलता है वहाँ की सोशल डेवलपमेंट को, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो होती है कंट्री की उसको। सो फाइनली ये सिविल वॉर 2009 में खत्म होता है, और इतने लंबे टाइम के लिए उनका जो श्रीलंका की जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है।
So this is the whole about the story of the Sri Lanka and the story of the Belgium. The next topic we have is what you have learned from the story of the Belgium and Sri Lanka. अभी तक इस चैप्टर में हमने एक बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी. बेल्जियम की स्टोरी में हमने देखा कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा सोशल कॉम्प्लेक्सिटी थी, कुछ लैंग्वेजेस के बीच में, डच स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच में, और फिर किस तरीके से बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए. उसके बाद हमने श्रीलंका की केस स्टडी की, कैसे वहां पे सिन्हाला और जो तमिल्स हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी और क्या स्टेप्स जो हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ने उठाए उनकी इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने के लिए. अब हम ये जानते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों स्टोरीज से हमने क्या जो है नई चीज सीखी है. बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसी बट दे डील डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग. दोनों के दोनों कंट्रीज, चाहे हम बेल्जियम की बात करें चाहे हम श्रीलंका की बात करें, दोनों के दोनों कंट्रीज जो है डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन इनका दोनों का जो तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम के साथ डील करने का, वो बहुत ही अलग था. दे डील डिफरेंटली. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. Belgium में जो political leaders थे उनका ये मानना था कि हम country की जो unity है वो possible है अगर हम फीलिंग्स, अगर हम जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनकी फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करें तो हम अपनी कंट्री में यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं. दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर. और इस जो उनकी आइडियोलॉजी थी, इस आइडियोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स किए पावर शेयरिंग के लिए डच कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में. श्रीलंका shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. और श्रीलंका के एग्जाम्पल ने हमें ये समझाया कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहती है दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर और वो रिफ्यूज कर देती है पावर शेयर करने से, तो इससे कंट्री की जो यूनिटी है वो उसमें उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, कंट्री की यूनिटी मेंटेन नहीं हो पाती है. तो इन दोनों चैप्टर्स से हमने ये लर्न किया कि बेल्जियम में अगर उन्होंने स्टेप्स अपनाए कि अलग अलग कम्युनिटीज के इंटरेस्ट की, अलग अलग कम्युनिटीज के फीलिंग्स की अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो इससे कंट्री में यूनिटी मेंटेन हो सकती है. और श्रीलंका के एग्जांपल ने हमें ये समझाया कि अगर हम किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को इम्पोज करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर और अगर हम उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो इससे कंट्री की जो यूनिटी होती है वो खतरे में आ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. कि पावर शेयरिंग जो होता है वो डिजायरेबल क्यों है और क्या रीजंस हैं कि हमें पावर शेयरिंग जो है करनी चाहिए. You will find the answer to this question in the points below. First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict बिटवीन सोशल ग्रुप. पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इससे जो जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है, ये उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है. इस वजह से जो पावर शेयरिंग होती है वो हमारी कंट्री के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी होती है. इस वजह से हमें पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जो अपनी कंट्री में अपनाना चाहिए. The second reason is that a democratic rule involves power sharing with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. जो सेकंड रीजन है पावर शेयरिंग के पीछे वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक रूल में या फिर एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग से जो उस पावर को यूज कर रहे हैं और वो जिनको वो पावर यूज करने के साथ उन लोगों को वो अफेक्ट कर रही है तो उनके बीच में पावर शेयरिंग, यानी पॉलिटिकल लीडर्स जो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पॉपुलेशन, सिटीजन्स जिसके ऊपर उस पावर को यूज करने का इफेक्ट आ रहा है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होना जरूरी है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. वो लोग जिनके ऊपर वो पॉलिटिकल लीडर गवर्न कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो पॉलिटिकल लीडर्स रूल कर रहे हैं, उनको लोगों को ये पता होना जरूरी है कि वो किस तरीके से, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, क्या लॉज हैं, क्या वो मेथड्स अपना रहे हैं. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पावर शेयरिंग. ये दो रीजंस जो हैं हमें बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल. ये जो फर्स्ट रीजन है इसको जो है हम प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं, और ये जो सेकंड रीजन है इसको हम मोरल रीजन बोलते हैं.
प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जो कि हमारी जब हम अपना प्रॉपरली अपने उस चीज के प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स उन सबको दिमाग में रख के जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज द प्रूडेंशियल। और मोरल डिसीजंस होता है जो हमारी वैल्यूज हमारे बिलीफ्स के ऊपर जो है बेस्ड होता है। सो दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग एंड दिस इज द मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जो प्रूडेंशियल रीजंस है वो इस चीज के ऊपर जोर देता है कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे हमारी कंट्री के लिए जो आउटकम्स आते हैं, जो कंट्री के लिए जो रिजल्ट आते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वेयर एज द मोरल रीजंस एम्फसाइज द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। जबकि जो मोरल रीजंस होते हैं वो इस चीज के ऊपर जोर देते हैं कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे हमारी वैल्यूज जो हैं, हमारे मॉरल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन ऑल द कंट्रीज, इन ऑल द सोसाइटीज। So now let's move to the last topic of this chapter, that is the forms of power sharing, or the types of power sharing. Most of you must think that sharing power is equal to dividing power is equal to weakening the country. हम में से ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो वो पावर डिवाइड हो जाएगी और इससे पूरी की पूरी कंट्री की जो पावर है वो कम हो जाएगी। A similar thing was believed in the past. It was assumed that all the power of a government must reside in one person और ग्रुप ऑफ पर्संस लोकेटेड इन वन प्लेस। और यही सेम चीज हम पास्ट में बिलीव करते थे डेमोक्रेसी के आने से पहले, और ये एज्यूम किया जाता था कि सारी की सारी जो पावर है गवर्नमेंट की वो या तो एक पर्सन के पास होनी चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्संस के पास होनी चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। अगर ऐसा नहीं होगा, पावर एक पर्सन के पास नहीं होगी या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास नहीं होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और हम उनको क्विकली एनफोर्स या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन हमारा ये जो आइडियाज था कि पावर शेयरिंग इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री, ये जो नोशन है हमारा इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, यानी इमरजेंसी डेमोक्रेसी के आ जाने के बाद जो है चेंज हुआ है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institutions of self government। डेमोक्रेसी में लोग जो है अपने ऊपर रूल करते हैं अपने ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। डेमोक्रेसी में हर इंसान जो है, हर इंडिविजुअल जो है, उसकी एक वॉइस होती है, फिर उसका एक व्यू पॉइंट होता है पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में और पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में। देयरफॉर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन्स। और इस वजह से जो डेमोक्रेटिक होती है कंट्री होती है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सिटीजन्स में। हम क्यों बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? क्योंकि हम जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं कंट्री के, वो अपने अपने लीडर्स, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे लोग जो हैं कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इलेक्शंस के द्वारा हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और इलेक्शंस के बाद जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो हमारे लिए पॉलिसीज, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट फॉर्म और द फर्स्ट टाइप ऑफ द पावर शेयरिंग। Power is shared among different organs of the government such as the legislature, executive and the judiciary। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का वो होता है कि अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर शेयरिंग की जाए। बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक हमारे पास लेजिस्लेचर होता है जिसका काम होता है लॉ को बनाना, एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है जिसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और एक हमारे पास जुडिशरी होती है जिसका काम होता है कि लोगों के राइट्स, लोगों की लिबर्टीज की प्रोटेक्शन करना। So this is called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स के बीच में होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। और इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे वो गवर्नमेंट के वो ऑर्गन जो एक ही सेम लेवल पे हैं वो अलग अलग पावर्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं। Such separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। जब ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर होता है ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, तो वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एक्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, कोई भी अनलिमिटेड पावर जो है वो एक्सरसाइज ना करे। Each organ checks the others। This arrangement is called a system of checks and balances। इस पावर शेयरिंग में हर जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
सो पहला हमारे पास जो पावर शेयरिंग होता है वो होता है कि पावर शेयर की जाती है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है ताकि किसी भी एक ऑर्गन के पास ज़्यादा अनलिमिटेड पावर ना हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस रख सकें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर और द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। Now let's move to the second type of the power sharing, that is the power can be shared among governments at different level। जो पावर है वो शेयर की जा सकती है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे भी। A general government for the entire country and the governments at the provincial or regional level which is called the federal government। अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल कौन से होते हैं? एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी की पूरी एंटायर कंट्री के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है। दूसरी हमारे पास वो गवर्नमेंट होती है जो प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पे काम करती हैं, और जब ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो पावर को शेयर किया जाना कहाँ पे? गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे। फर्स्टली सबसे पहले हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी की पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए, पूरी की पूरी कंट्री के लिए काम करती है। दूसरी हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जब पावर इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कुछ पावर जो है वो सेंट्रल पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कुछ जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, कुछ जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ये गवर्नमेंट का पहला लेवल होता है, ये गवर्नमेंट का सेकंड लेवल होता है। इसके आगे हम पावर जो है लोकल लेवल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, दैट इज द पीआरआई, पंचायती राज बॉडीज, यानी रूरल और जो अर्बन बॉडीज हैं उनके साथ भी जो है पावर शेयरिंग की जा सकती है। सो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड वी हैव इज पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर जो है जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी शेयर की जा सकती है, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। हमारी हर कंट्री के अंदर कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप है, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप है, और उनको भी जब थोड़ी बहुत पावर दी जाती है कंट्री में, उनके साथ भी जो पावर शेयरिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट बेल्जियम में अपनाया गया था, वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करना, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में उन्होंने ये किया था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, डच स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी उनके जो लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, उनके जो रिलीजन इश्यूज हैं, उनके जो इस तरह के इश्यूज हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करेगी। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर ऑफ पावर। और ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो कंट्री की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या सोसाइटी की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी पावर शेयरिंग की जा सके, उसके साथ भी पावर शेयर की जा सके। तो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि अलग अलग जो हमारी सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ भी पावर शेयर की जानी चाहिए। ये सोशल ग्रुप लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं, ये सोशल ग्रुप कल्चरल भी हो सकते हैं। और बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट बनाया गया या कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट उठाया गया, वो इस सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये मेथड इसलिए अपनाया जाता है ताकि जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनके साथ भी पावर शेयरिंग की जा सके, उनको भी पावर का एक अच्छा शेयर जो है दिया जा सके। Fourth we have is power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी की जाती है, पावर शेयरिंग प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं किन को? जो पावर में होते हैं, यानी वो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि पावर में हैं, जब उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, प्रेशर ग्रुप द्वारा, इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा, तो ये भी एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। When two or more parties form an alliance to contest election and if they get elected, they form a coalition government and thus share power। पॉलिटिकल पार्टीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज जब एक साथ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं
और वो अलायंस बना के जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद अगर वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो वो एक कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं और इस तरीके से 2 या 3 पार्टीज के बीच में जो गवर्नमेंट की पावर है वो शेयर की जाती है। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी पावर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाओ। हर प्रेशर ग्रुप, चाहे वो ट्रेडिंग ग्रुप्स है, चाहे वो बिजनेस ग्रुप है, चाहे वो टीचर्स ग्रुप है, किसी भी का भी प्रेशर ग्रुप है वो गवर्नमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से जो पावर है, जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स इनके साथ भी जो है पावर शेयरिंग की जाती है। सो वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ द पावर शेयरिंग। पहला, पावर शेयर की जाती है अपने गवर्नमेंट्स के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। दूसरा, पावर शेयरिंग की जाती है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में। तीसरा, पावर शेयरिंग की जाती है जो सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में। और चौथा जो है पावर शेयरिंग की जाती है किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स जो गवर्नमेंट की पावर को शेयर करते हैं, वो भी पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल है। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। थैंक यू।